यूनियन और यूटीज के बारे में हम लोग देख लिए थे, ठीक है, कि किस प्रकार से आर्टिकल एक क्या कहता है जी, तो इतना ही कहता है, पूरा बदलिए, पूरा क्या लिखवाए थे, हाँ, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये था, है ना। आर्टिकल एक कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसका मतलब ये था कि पहला पार्ट कहता है कि नाम क्या होगा, तो एक नाम भारत और एक नाम इंडिया बताता है, और दूसरा भाग कहता है कि राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। तो राज्यों का संघ होगा का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि भारत राज्य कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है। इसके बारे में बात हम लोग कर लिए थे। आर्टिकल 2 क्या कहता है, हाँ, नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन, है ना, कि नए राज्यों का कैसे प्रवेश कराया जाएगा और फिर कैसे उनका गठन होगा, इसके बारे में आर्टिकल 2 बात करता है, जिसमें हमने बताया था कि ये 2 खतरनाक आर्टिकल है जो बाहर के देशों को भारत में मिलाने की आजादी देता है, कि जब भारत की संसद को लगे, भारत को लगे कि अब हम मजबूत अवस्था में है, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करके भारत के भौगोलिक सीमा से बाहर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। तो भारत के संघ से अलग किसी राज्य को मिलाना है तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, हाँ, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, है ना, मतलब राज्यों से संबंधित तमाम जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। राज्य से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, सीमा से संबंधित तमाम परिवर्तन और बदलाव जो है सो किए जा सकते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि 2 से भी ज्यादा खतरनाक 3 है ना। 2 तो आजादी देता है कि बाहर से किसी को मिला लीजिए अपने में, और 3 क्या कहता है, उसका नाम ही बदल दीजिए, उसका क्षेत्र बदल दीजिए, उसका सीमा बदल दीजिए। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने किया है। मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया है कि हर परिस्थिति के अंदर में ये अपने आप को समायोजित करके रख सकता है। क्लियर है, तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब यह हुआ, सीधी सी बात है कि 2 कह रहा है कि किसी को अपने में मिला लीजिए, और 3 कह रहा है कि नाम और सीमा बदल दीजिए, क्षेत्र बदल दीजिए। इसका मतलब कि किसी बाहर के किसी राज्य को भारत में मिलाया जाएगा तो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी राज्य का नाम या सीमा या क्षेत्र भी बदला जा रहा है तो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो आसानी से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, आसानी से, है ना। अगर ये नहीं होता तो जम्मू कश्मीर को इतना आसानी से हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना पाते, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 2 और 3 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन करने के लिए केवल सरकार अपने बल पर संविधान संशोधन नहीं कर सकती, विपक्ष का भी समर्थन चाहिए होता है ना। लेकिन आप देखिए कि इतना महत्वपूर्ण काम है, ये पूरा सत्ता पक्ष को जब मन करे तब कर सकती है। अभी आज मोदी जी का मन हुआ कि भाई अब मिला लेना है पाकिस्तान को, तो इसको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, सीधे गृह मंत्री को फोन करना है, अमित शाह को, कि भाई आज हमारा मूड बन गया है और हम चाहते हैं कि आप जो है सो पाकिस्तान का काम समाप्त कर दिया जाए, है ना, तो तुरंत हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार से कोई संसद से प्रस्ताव पास कराने की आवश्यकता, मतलब कि प्रस्ताव तो पास होगा, साधारण बहुमत से हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, और जबकि संविधान संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन होता है ना। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को जैसे यहां पे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर बाहर से किसी को शामिल करना है तो संविधान संशोधन का जरूरत नहीं है, देखिए। लेकिन अगर अपना 1 इंच जमीन भी अगर किसी को देना है दूसरे को तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यह फैसला 1960 में आया था, बेड़ूबाड़ी केस में। 1960 में केस हुआ था, लिख लेंगे, इसका नाम था बेड़ूबाड़ी केस।
बेड़ूबाड़ी केस वर्सेस बंगाल राज्य। इसमें क्या था, तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत को अपना कुछ जमीन पाकिस्तान को देना था, ठीक है, और पाकिस्तान से भी कुछ लेना था, तब तो हमारा जमीन देना है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि अगर हम बाहर से कुछ ले रहे हैं तो संविधान संशोधन करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अपना जमीन दे रहे हैं तो क्या उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करना पड़ेगा। देखिए कितना तेज संविधान बना है कि बाहर वाला को लेना है तो संविधान संशोधन का जरूरत नहीं है, अपना अगर 1 इंच भी जमीन देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये 1908 का संविधान 60 में संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत हमने पाकिस्तान को कुछ जमीन दिए जिससे कि सीमा विवाद को सुलझाया जा सके। देखिए हुआ क्या था, इससे भारत का जब बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का लाइन किसने खींचा था जी? सर रेडक्लिफ ने खींचा था, ठीक है। सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा का लाइन खींचा गया था, ठीक है। अब सर रेडक्लिफ ने जो ये बंटवारे के लाइन खींचे थे तो कहा जाता है क्यों नशा में खींचा था लाइन, है ना। जो बिहार में जो बंद है उसका ओवरडोज लिए हुए था, है ना। बंटवारा कैसे किया था जी? तो बंटवारा ऐसे किया था कि झगड़ा लगा के लगाए रह गया था। देखिए बंटवारा कैसे हुआ था। अरे बंटवारा तो ऐसा होना चाहिए कि भाई झगड़ा खत्म हो जाए। कह दिया इधर पाकिस्तान, कह दिया इधर पाकिस्तान, अब बीच में कह दिया इंडिया। ये कौन सा बंटवारा है जी? 3 गो भाई है, 2 गो भाई आपस में लड़ रहा है? तो वो कह रहा है कि हमको इनियो हिस्सा चाहिए, हमको इनियो हिस्सा चाहिए, अब बीच में वो फंस गया। तो रोज देखे एक अंगना में क्या हो रहा है, एक अंगना में क्या हो रहा है कि नहीं? तो झगड़ा खत्म हुआ कि लगल रहेगा? झगड़ा लगा ही रहेगा। बंटवारा ऐसा किया, इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, अब बीच में हिंदुस्तान। अब अभी बांग्लादेश है ना जी, तो बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। अब वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ऐसे बंटवारा हुआ था। ये तो हो ही गया, हद तो तब हो गया कि बंटवारा ऐसा हुआ कि किसी का आंगन पड़ गया इंडिया में और द्वार पड़ गया पाकिस्तान में, और किसी का द्वार पड़ा पाकिस्तान में तो आंगन पड़ गया इंडिया में। अब सोचिए घर से टहलते जाएगा तो पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो क्या होता जी? अगर आप द्वार पर अपने जाएंगे घूमने के लिए तो वहां पर इमिग्रेशन चेक होगा, है ना, वहां पर पुलिस फोर्स होगी, वो देखेगी भाई पासपोर्ट दिखाओ, द्वार पाने के लिए तुम्हारे पास अधिकार है कि नहीं, है ना। कोई दुआरे रह जाएगा, अंगना जीवे नहीं करेगा अपने। बंटवारा ऐसे ही हुआ था, अलबल तरीके से, गलत तरीके से बंटवारा हुआ था। बंटवारा तो होता है कि भाई चलो एक तरफ तुम हो जाए, एक तरफ हम हो जाए। तो ऐसे बंटवारा से भारत को बहुत दिक्कत होता था, इवन उसको भी दिक्कत होता था। तो अब इसमें हुआ कि भाई देखो, अब जो जमीन जहां तक हो सकता है वहां तुम ले लो और जहां तक हमारा पूरा जो सेपरेट वहां तक हम ले ले, ये हो। तो यही बंटवारा करने के लिए हम लोग को उसको जमीन देना था। तो वही मामला कोर्ट में गया कि भारत अगर अपना अगर जमीन देगा किसी को तो उसके लिए भारत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो पड़ेगी, है ना। उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वही 1960 में बेड़ूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि अगर भारत को अपना 1 इंच जमीन भी किसी को देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भारत को और किसी का देश शामिल कर लेना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और इस 100वें संविधान संशोधन में हमने बांग्लादेश को 111 गांव दिए हैं जी। अपने 111 गांव हमने किसको दे दिया? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने अपना 51 गांव हमको दिया सीमा विवाद सुलझाने के लिए। तो देखिए अपना जमीन दिए तो संविधान संशोधन करना पड़ा। यहां जो सीए हमने लिखा है इसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
CA मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत भारत ने अपने 111 गांव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने अपने 51 गांव हमें दिए, और इस प्रकार से इंटरचेंज करके हमने अपना जो सीमा विवाद था, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स था, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया जी? अब देखिए, जी 111 गांव भारत ने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 गांव भारत को दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात? चलिए अब देखिए, अब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कुछ क्षेत्र था जहां पर भारत ब्रिटेन शासन कर रहा था, कुछ क्षेत्र पर राजा शासन कर रहे थे। देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ा मुद्दा था देश के सामने कि देश को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट मतलब एकीकृत किया जाए। आज आप देख रहे हैं ना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत संघ में हैं, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ था तो ऐसी स्थिति नहीं थी। छोटा छोटा बहुत सारा राज्य सब था, और भारत पर खाली ब्रिटेन ही थोड़ा शासन कर रहा था, फ्रांस भी शासन कर रहा था, पुर्तगाल भी शासन कर रहा था, है ना। लेकिन इनका जो एरिया था वो अलग अलग था, क्षेत्र और कम था, इसलिए पता नहीं चला। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था जी, है ना, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और 1955 में फ्रांस से, फ्रांस कहां था? पांडिचेरी में। अभी का जो पुडुचेरी है वो भी गुलाम था, उस पर शासन फ्रांस का था। तो फ्रांस ने पुडुचेरी छोड़ के गया था 1955 में, यानी 1955 तक फ्रांस गुलाम था, सॉरी ये आपका पुडुचेरी गुलाम था। ठीक है, और 1962 में गया पुर्तगाल गोवा छोड़ के, यानी कि पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ गोवा स्वतंत्र हुआ पुर्तगाल से 1962 में। ठीक है, तो फ्रांस से 1955 में, तो फ्रांस से क्या स्वतंत्र हुआ? पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम पुडुचेरी है, और गोवा स्वतंत्र हुआ 1962 में पुर्तगाल से, यानी ये लोग बाद में भारत छोड़ के गए। इसके अलावे आप देखिए, तो भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बंटवारा हो रहा था। तो जब बंटवारा हो रहा था तो उस समय अब स्थिति थी कि किस प्रकार से भारत को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर तैयार करने, सबको एक साथ जोड़ा जाए। तो एक तरफ तो ब्रिटेन से गुलाम, जो सीधे तौर पर ब्रिटेन जिस पर शासन कर रहा था, और एक जहां पर देसी राजा शासन कर रहे थे, राजा महाराजा लोग। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो राजा महाराजा सबको डर ही बात का हो गया कि अब तो देश गणतंत्र होगा, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो राजा को कौन पूछेगा। तो सब नहीं चाहता था कि भारत संघ में शामिल हो, वो सब चाहता था कि भले हमारा छोटा सा राज्य है, हम अपना इसी में राजा बन के रहेंगे, कम से कम राजा तो रहेंगे, विशेष स्थिति तो रहेगा, लेकिन जब लोकतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, तो राजा का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये स्थिति थी। तो भारत को एकीकृत करने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए कहते हैं कि भारत का बिस्मार्क उनको कहा जाता है। कि भारत का बिस्मार्क कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि भाई आप भारत को क्या कीजिए? इंटीग्रेट कीजिए, है ना, मतलब कि एक कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, इनके साथ और कौन कौन से लोग थे जी? और भारत को एकीकृत करने में 3 लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और बिल्कुल दूसरा बीपी मेनन थे, उस समय के कलेक्टर, और एक था यही लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। इन 3 लोगों को क्रेडिट जाता है इंडिया को इंटीग्रेट करने का, भारत को एक सूत्र में बांधने का। ठीक है, हाँ अंग्रेज था तो क्या?
हाँ, तो सब लोग बुरा काम ही थोड़ी किए हैं, सब लोग बुरा ही काम थोड़ा ना किए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को खत्म करा के बुरा काम किया, अच्छा काम किया, है ना। तो बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम भी किए हैं, है ना, सब गलत ही नहीं किए हैं। तो और ये नेहरू जी का बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था लॉर्ड माउंटबेटन। तो और आजादी के बाद पहला गवर्नर इसी को बनाया गया था, तो करेगा ही भारत के लिए काम। तो ये तीन लोग थे जो आपसे पूछा जाता है कि भाई भारत के एकीकरण में किसकी भूमिका थी, तो तीन लोगों की भूमिका थी। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो भारत स्वतंत्र तो हो गया जहां पर ब्रिटेन का शासन था सीधे तौर पे, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देसी रियासतें थीं। कितनी? 565। 565 देसी रियासतें। इन देसी रियासतों में क्या स्थिति थी कि राजा लोग शासन करते थे, ठीक है। ये चाहते नहीं थे कि हम भारत में शामिल हो या किसी संघ में जाओ, क्योंकि वहां जाएंगे तो हमारा अपना अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग चाहता था कि हम अपना अकेले रहें, राजा बने रहेंगे तो ना हमारा राजशाही चलेगा, तो ये लोग, इसलिए ये लोग सेपरेट रहता था। तो 565 देसी रियासत में से आप देखिएगा कि इन 565 देसी रियासत को तीन विकल्प दिया गया, तीन विकल्प दिया गया, तीन इनको विकल्प दिया गया कि आप तीनों में से कोई विकल्प एक्सेप्ट कीजिए। तीन विकल्प में क्या दिया गया, तो कहा गया कि या तो आप इंडिया में चले जाइए, यानी कि भारत में आ जाइए, ठीक है, या फिर आप पाकिस्तान में चले जाइए, ठीक है, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहिए, आजाद रहिए, मतलब आप किसी में मत जाइए। यह अंग्रेजों का द्वारा दिया गया विकल्प था, ठीक है। 565 देसी रियासतों में से 13 देसी रियासतें पाकिस्तान चली गई। 565 में 13 कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। और 552 बच गया होगा। 65 में 13 कितना रहेगा? 552। तो 552 बचा, है ना। कितना बचा? क्या हो रहा है? काम कर रहा है क्या? तो देखिए, तो 565 में से क्या हुआ जी? 13 कहां चला गया? पाकिस्तान। बच गया कितना? 552। तो 552 में से 549 इंडिया में शामिल हो गया, ठीक है। 552 में से 549 इंडिया में भी इतना आसानी से शामिल नहीं हुआ था, ये पटेल साहब शामिल कराए थे। इन्हीं ऐसा आदमी था कि काम कर पाया। कहते कि पटेल साहब जब देसी राज्यों के एकीकरण के लिए जब जाते थे तो एक हाथ में लाठी रखते थे मजबूत बढ़िया सा, एक हाथ में रखते थे गाजल, गजरा जो कहते ना, गाजल जो हम खाते हैं सरस्वती पूजा में प्रसाद में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना, काटते हैं। तो एक हाथ में रखते थे लाठी मजबूत सा, एक हाथ में गाजल। और देसी रियासतों के राजाओं के पास जाके कहते थे कि भाई व्हाट डू यू वांट, आप लाठी खाना पसंद करेंगे कि आप गाजल खाना पसंद करेंगे? दे तो हम दोनों देंगे। गाजल खाएंगे तो अच्छा बात है, मुंह मीठा कीजिए और भारत पर साइन कीजिए, भारत के साथ अपना विलय कर लीजिए, भारत में शामिल हो जाइए। अगर लाठी खाइएगा तो ठीक है, गाजल रख देते हैं, लाठी खाइए तब साइन कीजिए। साइन तो करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि आप भारत से अलग हो जाएं तो ई नहीं होने देंगे हम, रहना तो आपको भारत में है। अब आप तय कीजिए कि आप गाजल खा के मुंह मीठा खा के रखिएगा, आकि हरदी चूना छपवाइएगा, कि लाठी लगेगा तो गर्म पानी से सकैया करे पड़तो ना हो, हरदी चूना तो लगाए पड़तो, है ना, चुटसारी, दर्द तो हो। तो जो चलाक था वो समझ गया कि भाई बिना पिटले तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भाई शामिल तो होना ही है। तो रोग आके शामिल होने से अच्छा है कि हंसते हंसते शामिल हो जाए। तो 549 जो था वो भारत में शामिल हो गया। लेकिन घर में होता है ना, दो तीन को अच्छा बच्चा होता है तो उनको बगदल होता है, उसको कितना डेरी मिल्क दे के चुप कराइएगा वो चुप नहीं होगा, है ना, बिना थुरले बिना पिटले नहीं चुप होगा। उसको क्या करना पड़ता है? उसको पीटना पड़ता है। जब तक माता पिता बढ़िया से इलाज नहीं करेंगे
कुछ बच्चा होता है कि भाई तुझको मना लिया, चुप करा, दे लो भाई मिठाई खा लो, पैसा ले लो, चुप हो गया। कौन एकदम अपना बीन बजा रहा तो बजाइए रहा है, तो उसके बाद अब माता चाहे पिता को परेशान हो तो क्या करेंगे, धो देंगे धर के बढ़िया से, धो देंगे वो चुप हो जाएगा। तो 549 को शामिल हो गया बिना किसी शर्त के, बोला ठीक है सर हम अब ठीक। लेकिन 3 को था बगदल, 3 को कह रहा था कि नहीं हम पाकिस्तान जेबो, है ना। एगो मतलब 2 को कह रहा था कि पाकिस्तान जाएंगे, एगो कह रहा था कि अलग रहेंगे। तो कौन कौन था, एक था जूनागढ़, ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। हैदराबाद, यो पगला कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, इसको पाकिस्तान का याद आ रहा था, इसकी मौसी वही थी यहाँ के नवाब का, तो कह रहा था मौसी क्या जाएंगे हैदराबाद। एक था जम्मू कश्मीर, ये दोनों कह रहा था कि पाकिस्तान में जाएंगे, ये कह रहा था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे। तो ये दोनों के कहा कि रुको भाई तुम्हारा पहले उपाय कर देते हैं। तो जूनागढ़ की जो जनता थी, वो जनता चाहती थी कि हम भारत में ही रहे, जूनागढ़ गुजरात में है, तो जनता चाहती थी कि हम भारत में रहे, और जो नवाब था वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो भारत सरकार ने यहां रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में जनता ने कहा कि हमको भारत में रहना है। तो जब नवाब देखा कि जनता तो भारत में रहने के लिए मान गई, तब हमारा पिटाई होगा, बस ये भारत से भाग गया, है ना। तो भारत से भाग गया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। आपसे पूछा जाता है जूनागढ़ को कैसे भारत में शामिल किया गया, तो जनमत संग्रह के द्वारा, रेफरेंडम के द्वारा जनमत संग्रह हुआ और शामिल करा लिया गया। जनमत संग्रह, ठीक है। और हैदराबाद, हैदराबाद थोड़ा ज्यादा बदमाश था, है ना। ये कह रहा था कि किसी शर्त पर हम जो है सो नहीं शामिल होंगे। तब पटेल साहब सोचे कि अच्छा ये बिना पिटाई नहीं मानेगा, इसको पीटना पड़ेगा, हल्का फुल्का पिटाई से काम नहीं चलेगा, बढ़िया से उपाय करना पड़ेगा। तो यहां आर्मी को भेज दिया गया और चला ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत आर्मी गई और तबीयत से पिटाई की बढ़िया से, है ना। धर धर के जो जितना जो अलबल सब था, जो अलबला रहा था मौसी के यहां जाने के लिए, बोला कि रोक तोरा मौसा के यहाँ बुला देते हैं, है ना। और मौसा कौन थी, सब आर्मी वाला सब था। धर के इतना पीटा बढ़िया से कि कहा कि नहीं माई बाप आप ही हैं, अब हम यहीं रहेंगे। अभी देखिए अभी, लेकिन अभी वो देखिए वहां पे वो है हैदराबाद में, वो है नेता ना, हाँ, जो उल्टा पुल्टा भाषण देता रहता है ना। तो वहां पर हैदराबाद को शामिल करा लिया गया। तो हैदराबाद कैसे शामिल हुआ, पुलिस कार्यवाही के द्वारा। ऑपरेशन पोलो नाम था, ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद शामिल हो गया भारत में। आई जम्मू कश्मीर, यहां के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह क्या कह रहे थे, हरि सिंह कह रहे थे कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, है ना। हम ना भारत में शामिल होंगे, हम ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम अलग, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको अपना स्वतंत्र रहने दीजिए। तो भारत कहा कि ठीक है भाई रह लो स्वतंत्र, तुमको स्वतंत्र रहने का मन है तो रहो स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। फिर छोड़ दिया गया। लेकिन दिक्कत थी कि हम लोग तो सुलझे हुए लोग थे ना, हम लोग छोड़ दिए कि रहो भाई तुमको अकेले रहना है तो। लेकिन इसके बगल में कहते ना कि बिल्ली के सामने दूध कब तक आप ऐसे ही छोड़ कर रखिएगा, कितना देर तक ईमानदारी दिखाएगी, कभी ना कभी तो मुंह मारेगी, कभी ना कभी तो पी जाएगी दूध। तो हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे यहां कश्मीर को, लेकिन यहां से बैठा पाकिस्तान टुक टुक देख रहा था इसको कि भाई हमको इसको क्या करना है, कवर अप करना, हमको इसको कब्जा कर लेना है। कश्मीर भारत का मतलब कहते हैं कि भाई स्वर्ग है ना। जो यहाँ का क्लाइमेट है, जिस प्रकार का यहाँ वातावरण है ना, तो भारत के लिए बहुत बढ़िया प्रदेश है। तो वो अलग रहा, तो भारत ने तो उसको फ्री कर दिया कि ठीक है रहो आप। लेकिन वहां दिक्कत क्या थी कि वहां जो राजा थे महाराजा हरि सिंह वो हिंदू थे, और वहां की जो बहुसंख्यक जनता थी वो मुस्लिम थी। और पाकिस्तान मुसलमान देश था, मुसलमानों के लिए ही बना था ना वो। तो वो सोचा कि चूंकि हमारे ही लोग हैं वहां पर, तो हमला कर देंगे तो लोग हमको सपोर्ट करेगा, हम कश्मीर को मिला लेंगे अपने में। यही सोच करके पाकिस्तान क्या कर दिया, हमला कर दिया। और जब पाकिस्तान हमला कर दिया कश्मीर पर, तब महाराजा हरि सिंह का नींद खुला और तुरंत आगे पंडित नेहरू से सहायता मांगने कि हमको बचा लीजिए,
नहीं तो पाकिस्तान हमको बर्बाद कर देगा। तब भारत गया तो इनको बचाने के लिए। तो हालांकि वो मामला डील कर रहे थे नेहरू जी, कश्मीर वाला। अगर कश्मीर वाला मामला भी पटेल साहब डील कर रहे होते ना, तो कश्मीर में 370 कभी आता ही नहीं, उसी समय आता ही नहीं, 370 का कंसेप्ट ही नहीं बनता, है ना। लेकिन नेहरू जी जब उससे बातचीत, नेहरू जी ने कहा कि देखिए हम आपको एक शर्त पे सपोर्ट करेंगे कि आपको भारत संघ में शामिल होना होगा। तो बोला कि ठीक है, हम भारत संघ में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए आपको स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। हम ये जो भारत संघ के साथ जो बाकी प्रोविजन वैसा हमारे साथ नहीं होगा, इसके लिए आपको हमको एक अलग संविधान बनाना होगा। हम इंटरनल अपना सब चीज अपने देखेंगे, एक्सटर्नल आप हमारा देखिएगा अलग से। मतलब कि इसलिए उसके लिए एक अलग संविधान बना, धारा 370, है ना। और 370 बनाया गया, मतलब हुआ कि हम 370 बनाएंगे, और 1956 में 370 वहां पर लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर का संविधान। तो नेहरू जी यहां पर ये बात मान गए कि ठीक है आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन हम आपको अलग प्रोविजन रखेंगे आपके लिए वो प्रोविजन नहीं रखेंगे जो बाकी राज्यों के लिए है। तो यही गलती हो गई यहां पर। और उधर से पाकिस्तान हमला किए हुए था। तो जम्मू कश्मीर इस प्रकार से आपको है। तो जब हमला हुआ था कश्मीर पर, तो अभी आप सुनते होंगे ना पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, तो यही इधर से हमला किया, तो कश्मीर में घुस गया। तो उसी समय वो कश्मीर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, मतलब कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया, है ना, जो कि अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, है ना। उसी को कहते हैं पीओके, ये वाला हिस्सा, है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने पकड़ लिया। हालांकि हम उसको छुड़ाने के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन तब तक नेहरू जी ने ही क्या किया, किस मामले को लेकर के यूएनओ में चले गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यूनाइटेड नेशन में जब चला गया ये मैटर, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा युद्ध विराम का घोषणा कर दिया। और युद्ध विराम का मतलब होता है कि जो जहां है वहीं रुक जाएगा और युद्ध को रोक देगा। तो भारत की आर्मी इधर ही थी अभी, तो ये इधर ही रुक गई। अब पाकिस्तानी सब अंदर घुस गया था, तो वो वहां पर रुक गया। तो वहां पर रुक गया तो ये पूरा कश्मीर क्या हो गया, उसके कब्जे में चला गया। इसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। उसके नीचे है आपका बचा हुआ कश्मीर, इसके नीचे यहां जम्मू, ई वाला पार्ट है लेह लद्दाख का। तो ई सब इंडिया के पास है, लेकिन ई वाला पाकिस्तान के पास है, ठीक है। और यहीं पर अब उसके बाद क्या हुआ, 370 लागू हो गया। यहां पर क्या लागू हो गया, 370 और 370 लागू होने का यह हुआ कि अब कश्मीर को अलग अलग सब नियम बन गए कि भारत का आदमी जाकर के कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, घर नहीं बना सकता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, बाकी राज्यों में 5 वर्ष का होता है। तो जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया था। तो यहां पर वही क्या हुआ कि कश्मीर को भारत में मतलब मिलाया तो गया, लेकिन 370 के साथ मिलाया गया, ठीक है। और इसी 370 को अभी 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने खत्म कर दिया, और अब वर्तमान में कश्मीर पूरी तरीके से भारत का राज्य है, ठीक है। क्या वो 13 इसलिए क्योंकि उनकी ज्योग्राफी वैसी ही थी, वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी एरिया में ही पढ़ते थे, तो उनको यहां पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता था, ठीक है। तो अपनी ज्योग्राफी दृष्टि और मुस्लिम बहुल जनसंख्या था, इस वजह से भी वो वहां पर चला गया, है ना। और वहां के मेजर लोग ऐसा चाहते थे, तो इसलिए उनको जाने दिया गया। किसको 370 1956 में लागू हुआ था, 1956 में, ठीक है। और 2019 में 370 खत्म हो गया, ठीक है। और यही इसको कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी देता था, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी इसका खत्म हो गया, ओके। तो दिक्कत यहां तक बात समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत का अपना यूनिटी और इंटीग्रेशन जो है सो इस प्रकार से हुआ, और इसमें ये 3 पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। अब जैसे कि जो राज्यों की जो सूची का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पहले नहीं था। पटेल साहब ने जब राज्यों को एक साथ भारत में मिलाया तो एक कंसेप्ट बनाया। उन्होंने क्या किया कि संविधान का भाग 7, है ना, भाग 7, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संविधान का कौन सा भाग नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है, तो भाग 7 को खत्म कर दिया गया है। भाग 7 जो था, भाग 7 में क्या था, तो भाग 7 में पटेल साहब ने राज्यों की 4 कैटेगरी बना दी थी।
4 कैटेगरी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। राज्यों को जब शामिल करते थे तो इसी 4 कैटेगरी के अंतर्गत वो शामिल करते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कैटेगरी हमेशा नहीं चलेगा। बाद में भारत की संसद इस कैटेगरी को खत्म करके एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करेगी, एक क्रम बना लेगी और उस क्रम के हिसाब से राज्यों को स्थापित करने का काम करेगी। तो एक संविधान में संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसी के तहत भाग 7 को खत्म कर दिया गया और राज्यों की एक सूची बना दी गई, जिसमें आपको दिख रहा है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब भी कोई राज्य घटता है या बढ़ता है तो उसी सूची में नाम घटा दिया जाता है या फिर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और उसी समय एक और डिमांड होने लगा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। जब देश एक तो स्वतंत्र हुआ और चीजें हो रही थी, तो उसी समय 1948 में ही यह डिमांड होने लगा कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेज के बेस पर होना चाहिए, ठीक है। और यह मांग सबसे पहले कहां से उठी थी? दक्षिण भारत से, बिल्कुल साउदर्न इंडिया से, है ना। दक्षिण भारत से यह मांग उठने लगी 1948 में, 1948 में, कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया जाए, यह डिमांड होने लगा। तो अब साउथ इंडिया में इसका देखिए, भाषा का सब हमेशा इशू साउथ इंडिया से ही होता है। एक महत्वपूर्ण बात जो आप जानते ही होंगे, समझते होंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है जी? राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, बिल्कुल भारत की राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, है ना। अब देखिए कि मतलब भारत कैसा अलौकिक देश है हमारा भारत, कि आजादी के इतने साल पूरे हो गए और आज तक हमने अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं तय किया। इसीलिए हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए स्थिति में हैं, क्योंकि भाषा तय नहीं होने का सबसे बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पढ़ाई पर पड़ा है, एजुकेशन पर पड़ा है। हमारे यहां देखिए, विद्यार्थियों का कोई लैंग्वेज है जी? कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और इंग्लिश का वर्चस्व इस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हिंदी मीडियम अपने आप को इंफीरियर फील करता है और इंग्लिश वाले अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। एक ही देश में एक प्रकार की बंटवारा चल रहा है। और इसी शिक्षा नीति को लॉर्ड मैकाले, जब हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू हुई थी 1835 में, उस समय लॉर्ड मैकाले ने अपने माँ को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने लिखा था कि मैं भारत में जिस शिक्षा पद्धति को लागू कर रहा हूं, यह शिक्षा पद्धति से भाव सकता है कि भविष्य में भारतीय स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन मानसिक तौर पर सदियों तक गुलाम रहेंगे। और वो आज हम कहीं ना कहीं हैं। आज ये हमारे अंदर इस बात को बिठा दिया गया है कि इंग्लिश एक बेहतरीन भाषा है, इंग्लिश जानने वाले लोग जानकार होते हैं, और इस प्रकार के कंसेप्ट को डेवलप कर देने की वजह से हिंदी लगातार कमजोर हुई है। हिंदी पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है और आज हर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश में पढ़े और इंग्लिश को चीजों करे, लेकिन दिक्कत यह है कि इंग्लिश में पढ़ के आपको मौलिकता आएगी ही नहीं। इंग्लिश पढ़ के आप रट्टू तोता बन सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इंग्लिश इतना ही बढ़िया होता तो एक फैक्ट आप जानिए, समझिए कि रसिया में पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में नहीं होता, जबकि यूरोप का देश है। फ्रांस में पढ़ाई फ्रेंच लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, जबकि यूरोप का देश है। हर जगह पे जर्मनी में पढ़ाई जर्मन भाषा में होता है, चीन में पढ़ाई चाइनीज भाषा में होता है, जापान में पढ़ाई जापानीज भाषा में होता है। इंग्लिश में कहीं पढ़ाई नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़ाई इंग्लैंड में होता है क्योंकि इंग्लिश उनकी भाषा है। इंग्लिश में पढ़ाई अमेरिका में होती है क्योंकि ये उनकी भाषा है। लेकिन जहां पर जो भाषा उसमें पढ़ाई होता है, लेकिन भारत की भाषा हिंदी है और यहां हिंदी में पढ़ाई नहीं होती है। यहां कंपल्सरी यानी हिंदी के साथ इंग्लिश आपको पढ़ना है, और अब तो स्थिति ऐसी है कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, और इसी वजह से डेवलपमेंट पर इसका नकारात्मक असर
पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह गलत बात बैठा दी गई है कि इंग्लिश ही सब कुछ है। हमारे यहाँ के जो लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं फॉरेन में, इंग्लिश में नहीं होती है जी पढ़ाई। अगर आपको लगता है इंग्लिश होता होगा, इंग्लिश में चलता होगा, इंग्लिश यूज ही नहीं होता पढ़ाई के लैंग्वेज के मामले में। वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर में वहां के उस देश की भाषा सीखनी पड़ती है। हमारे देश में अपने ही लोग अपना ही भाषा बोलने में, अपने ही भाषा को यूज करने में अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं कि हम ये हिंदी बोलेंगे तो हमको लगेगा हम तो अनपढ़ टाइप का आदमी है ना। ये क्या है? इसी को कहते हैं गुलामी। अंग्रेज भले यहां से चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमारे ऊपर से नहीं उतरी, और ये सबसे बड़ा निगेटिव इंपैक्ट है कि आज तक हमने अपना हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा हम घोषित नहीं कर पाए हैं। और इसमें आड़े आता है कौन? इसमें आड़े आता है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत इसमें आड़े आता है। दक्षिण भारत इसको लागू नहीं होने देना पा रहा है, क्योंकि वहां पे तमिल तेलुगु इस सब भाषा चलते हैं, है ना। तमिल तेलुगु कन्नड़ ये सारी भाषाएं वहां पर लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि हमारा वो भाषा छूट जाएगा पीछे अगर हिंदी को प्रमोट कर दिया गया तो। लेकिन ये हिंदी क्षेत्र के लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो तमिल तेलुगु को पढ़े और देखे अन्य, क्योंकि हमारा ही भाषा है। तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये सब हमारा ही भाषा है, हमारे देश की ही भाषा है, हमारे ही लोग हैं सब लोग। तो हमें भी उस भाषा को सीखना चाहिए और उन्हें भी उस भाषा को सीखना चाहिए। दक्षिण भारत की जो फिल्में बनती हैं वो बनती हैं अपने बेसिक लैंग्वेज में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में। उसी भाषा का हिंदी ट्रांसलेट होकर मार्केट में जब वो मूवी चलती है तो करोड़ों और अरबों कमाती है, जबकि उस भाषा के दर्शक तो कम है। कन्नड़ तेलुगु तमिल के तो दर्शक कम है, लेकिन हिंदी के दर्शक ज्यादा है, तो हिंदी वाले ज्यादा देखते हैं, तो इस वजह से मूवी की कमाई भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये सोच के भी हिंदी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हिंदी को हम आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। आजादी का इतना साल निकल गया लेकिन आज तक हम जो है वो अपने देश को एक मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं दे पाए। तो 1948 में साउथ इंडिया से ये डिमांड होने लगा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमिटी बनी थी, उसको कहते हैं एसके धर आयोग। 1948 में कमिटी बनी थी, इसका नाम था एसके धर आयोग। ये भाषा से संबंधित भारत की पहली समिति थी, नाम था एसके धर आयोग। 1948 में कौन सा आयोग बना? एसके धर आयोग, ठीक है। यह पहली कमिटी थी जो भाषा के आधार पर बनी थी, और इसका काम क्या था? तो ये इसलिए बनी थी ताकि सरकार को सिफारिश करे कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, इसके लिए बनी थी, ठीक है, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इस एसके धर आयोग ने जब यह कमीशन बना तो इसने क्या रिपोर्ट दिया? इसने रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए। इसने भाषा को वरीयता नहीं दिया, इसने नहीं कहा, क्योंकि इसने कहा कि भाई अगर भाषा के आधार पर राज्य बनने लगेंगे तो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी खराब होगी। अभी तो भाषा के आधार पर जो है अगर राज्य बनेगा तो क्या होगा जी? लोग कहेंगे ना कि इस भाषा के लोग इस राज्य में रहेंगे, इस भाषा के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इससे भारत की एकता प्रभावित होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट रखने के लिए भाषा को महत्व दिया गया और कहा गया धर आयोग के द्वारा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की मांग करने वाली पहली कमीशन जो बनी थी वो धर आयोग बनी थी, लेकिन धर आयोग ने क्या कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। जब धर आयोग ने यह कह दिया तो आंदोलन और तेज हो गया, है ना। अब कोई बच्चा आपसे कह रहा है कि भाई हमको खाना दीजिए और आप कह दिए कि अभी नहीं 2 घंटा बाद देंगे, तो क्या होगा? अब तो और रोना शुरू कर देगा ना, भाई हमको चाहिए। तो साउथ इंडिया में और हंगामा शुरू हो गया कि भाई हमको भाषा के आधार पर राज्य बनना ही चाहिए। तो जब ये होने लगा तो फिर एक कमिटी बना 1948 में ही, भाषा के आधार के लिए फिर एक और कमिटी बनी, और उस कमिटी का नाम था जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी, जेवीपी कमिटी। तो ये जेवीपी कमिटी जो बना था, तो जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना। जेवीपी कमेटी से क्या हो गया, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो यही जेवीपी कमेटी जो है सो बनी थी। ठीक है, अब देखिए इस कमेटी में प्रधानमंत्री स्वयं शामिल थे, गृह मंत्री शामिल थे, है ना। तो अब इस कमेटी से लोगों को भारी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री स्वयं है तो ये शायद मान जाएंगे। लेकिन जब जेवीपी कमेटी का भी जब रिपोर्ट आया तो इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार को इन्होंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। इन्होंने कह दिया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, जेवीपी कमेटी ने कह दिया और इस सारी चीजों को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन नहीं होने। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तो दक्षिण भारत में दंगा होना शुरू हो गया। अब उन लोगों को लग गया कि भाई अब तो प्रधानमंत्री स्वयं ही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो नहीं ही होगा। अब इसी क्रम में दक्षिण भारत में क्या हुआ कि लोग आंदोलन करने लगे और स्थिति ऐसी हुई कि दक्षिण भारत में एक नेता थे, उनका नाम था श्रीराम पोटिलू, नाम था श्रीराम पोटिलू। तो श्रीराम पोटिलू जो थे इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया और कहा जाता है कि 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे थे और उसके बाद इनका डेथ हो गया। राज्यों को गठन करने के लिए भाषा के आधार पर ये डिमांड कर रहे थे, इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे और 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद इनका देहांत हो गया। अब जैसे इनका देहांत होगा, अब नेता कोई मर जाए इसी डिमांड को लेकर के, तब क्या होगा, तब तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा और पूरा दक्षिण भारत जलने लगा, बहुत विद्रोह होने लगा। तब सरकार को बाध्य होना पड़ा और बाध्य होकर के, ये 1953 की बात है, बाध्य होकर के 1953 में ही भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में पहला राज्य बना भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। इसी घटना के बाद किस भाषा के लिए बना था, तेलुगु भाषा के लिए बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, किस भाषा में, तेलुगु भाषा में। और किससे अलग होके बना था, आंध्र प्रदेश तो बना ही, किससे अलग हो बना, मद्रास से, मद्रास से अलग होकर के बना था। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये स्टेट यहां पर बन गया। अब जब एक राज्य जब बन जाता है, भाषा के आधार पर बन गया, तब सब डिमांड करने लगा, है ना। इसको कहते ना, एक किस्सा सुने होंगे आप लोग, गांव में कहा जाता है कि जौआ के छुअला का डर ना होता है, परिकला का डर होता है। समझ रहे हैं, नहीं समझे। अब मान लीजिए कि 2 बच्चा है ना, दुन्नू रो रहा है और दुन्नू कह रहा हम चॉकलेट खाएंगे, आप एगो को दे दिए, एगो को नहीं दीजिएगा, तो कहेगा नहीं कि भाई उसको दे दिए तो हमको भी दीजिए, कहेगा नहीं कहेगा। तो एगो को दे दिए तो आपको सबको देना पड़ेगा। तो एगो तो दबाव में आके आप आंध्र प्रदेश बना दिए भाषा के आधार पर। अब सब लड़ने लगा। अब बोला कि जब आंध्र प्रदेश बन ही गया तो हमको भी दीजिए। अब डिमांड और तेज हो गया, अब सरकार के लिए और खतरनाक काम हो गया, है ना। अब सरकार ने सोचा कि अब क्या करे, तो सरकार ने 1953 में फिर एक कमिटी बनाया, उसका नाम था डॉक्टर फजल अली आयोग। 1953 में एक और कमिटी बनी, उसका नाम था फजल अली आयोग। ये कब बना, 1953 में बना। फजल अली आयोग। अब जब ये फजल अली आयोग बना
तो फजल अली आयोग ने क्या कहा भाई, फजल अली आयोग जो बना, तो फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। अब देखा सरकार भी देख गई कि भाई अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बना दी है तो अब सब मंगबे करेगा। तो फजल अली आयोग, ध्यान रखिएगा, ये 1953 में बना था। फजल अली आयोग पहला आयोग था जिसने ये डिमांड किया, इस डिमांड को मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, क्योंकि अब तो करना ही था। सरकार ने कहा मान लो, मान लिया। तो आपसे पूछा सकता है कि वो पहला आयोग कौन सा था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों गठन की बात को स्वीकार कर लिया? तो फजल अली आयोग था। तो टोटल कितने आयोग देख लिया? 3 आयोग देख लिया ना जी। सबसे पहला आयोग कौन सा था? एसके धर आयोग। उसके बाद कौन था? दोनों ने क्या कहा था? हाँ, भाषा आधार पर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन श्री राम पोटिलू के निधन के बाद एक बनाना पड़ गया। उसके बाद कमीशन बना फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन का आधार भाषा हो सकता है, या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। किसने कहा? फजल आयोग में। तो इसने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन साथ में इसने यह भी कहा, साथ में इसने यह भी कहा कि देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो होना ही चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाषा एक सिद्धांत, एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, है ना। एक भाषा एक राज्य, इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि एक राज्य में एक भाषा के ही लोग रहेंगे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। राज्य चाहे किसी भी भाषा के आधार पर बना हो, लेकिन रहने के लिए उसमें किसी भी भाषा के लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में यही स्थिति है, हर राज्य के अंदर में हर भाषा भाषी के लोग रहते हैं, है ना। तो उसने कहा कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। यह स्वीकार कर लिया कि राज्यों के गठन का आधार भाषा होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? यहां तक बातें समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब देखिए इसी ने क्या कहा। तो इसी ने सिफारिश की थी, फजल अली आयोग ने ही सिफारिश किया था, और फजल अली आयोग ने कहा था कि भाग 7 को खत्म कर दीजिए, सभी राज्यों के एक ग्रुप में लेकर के आइए। और इसने सरकार को सिफारिश किया कि आप जो है वो क्या करिए, सभी राज्यों का एक ग्रुप बना दीजिए, और ग्रुप में राज्य रहेगा, अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कीजिए, ठीक है। तो पहले से जो ABCD का जो ग्रुप, 4 को ग्रुप बनाए हुए थे पटेल साहब, उसको खत्म किया गया। और उसके बाद क्या कर दिया गया, 1956, इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था? 53 में बना था, 56 में रिपोर्ट सबमिट किया था, ठीक है। तो 56 में ही इसका रिपोर्ट लागू हुआ। और इसमें क्या किया गया, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? 1956 में। 56 में, हाँ। 1956 में देश में बना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये 14 बना, और उसके बाद देखिए 1956 में बना, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज देखिए कि वर्तमान में 28 राज्य हैं अपने पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारा केंद्र शासित प्रदेश बाद में जाकर के राज्य बन गया। से गोवा पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। मेघालय क्या था? पहले केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश क्या था? पहले केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन ये सब क्या बन गया? ये सब जो है सब बन गया राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 14 राज्य 1956 में बनाए गए। अब 15वां राज्य बना था कब? 1960 में, है ना। कौन सा राज्य बना था 15वां? गुजरात। महाराष्ट्र तो पहले से था ही, तो महाराष्ट्र में जो गुजराती भाषा के लोग थे वो कहने लगे कि हमको एक अलग भाषा राज्य दे दीजिए। तो महाराष्ट्र का 1960 में बंटवारा हो गया। मराठी भाषा के लोग महाराष्ट्र में रह गए और गुजराती भाषा के लोगों को गुजरात मिल गया। तो गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था, है ना। 15 नंबर पर 1960 में बना था। तो ऐसे ही धीरे धीरे विस्तार करते करते ये सारे राज्य यहां पर बने थे।
क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? बात सब समझ में आ रही है? ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, हम जब पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना? नहीं बताइएगा फिर तब तो घनघोर बेइज्जती है ना। अभी तो मेरा काम है बताने का, इसलिए हम अभी सब बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो यहां तक में भागिक के इन सभी बातों में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? तो आप देखिए, यहां पे इस प्रकार से भागिक के अंतर्गत ये 4 आर्टिकल्स थे, 1 से लेकर के 4 तक के। ठीक है, और ये तमाम तरह की बातें कहते हैं और इसमें तमाम तरह की चीजों को जो है सो शामिल किया गया है। ओके, आगे देखिए इसके बाद क्या होता है। तो अब इसके बाद है संविधान का भाग 2, पार्ट 2। और पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, और इसका आर्टिकल है 5 से 11 तक, 5 to 11। ठीक है, 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, क्लियर है? 5 से 11 तक में क्या है जी? नागरिकता का वर्णन है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है और याद रखना है। अब देखिए, नागरिकता क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, बताइए। नागरिकता किसको कहते हैं? आप सब लोग नागरिक कहां के हैं जी? बिहार के? बिहार के किसने बोला था कि बिहार के हैं? हाँ, ध्यान रखना है, बिहार के निवासी हैं। नागरिक कहां के हैं? भारत के। कोई विदेशी नहीं ना है इसमें से? एनआरआई, एनआरआई किसको कहते हैं जी? एनआरआई जानते हैं? हाँ, एनआरआई कहते हैं? हाँ, इंग्लैंड वही है। हाँ, एंग्लो इंडियन, एनआरआई। हाँ, पहले पता था कि जब किसी एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो इससे हमको दो बात पता चल जाता है। एक को तो जो पूछे हैं वो तो नहीं पता है, और जो बता रहे हैं उसके बारे में भी नहीं पता है ना? देखिए, एनआरआई क्या होता है? हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बोलना नहीं है, बोलना है ना। आपको सब भी करता तो आप यहाँ कहला आते, है ना? आप नहीं आते तो हम बेरोजगार रहते, संस्था बंद हो जाती। तो सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? तो आप इसे यहाँ इसलिए आए कि नहीं जानते, जानते तो आने का कोई जरूरत नहीं था। इसलिए पूछना है, बोलना है ना, बताना है। क्योंकि गलत होता है उसके बाद कुछ चीज आप जानते हैं तो फिर भूलने का चांस कम रहता है, वो रिविजनों नहीं करना पड़ता है। कोई चीज क्लास में अगर आप कुछ गलत बोल दिए उसके बाद आप उसका सही चीज जान गए तो वो चीज फिर जीवन भर आदमी नहीं भूलता है, उसको हमेशा याद रखता है। क्योंकि थोड़ा सा बेइज्जती के बाद मिलता है, अब बेइज्जती के बाद जो मिलता है ना वो जीवन पर्यंत याद रहने वाला चीज है, और जो आराम से मिल जाता है उस दिक्कत है।
क्या जी? कोई बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था है? है? आज आपका फर्स्ट फर्स्ट क्लास है ना, इसीलिए हम पहले हुए क्लास में धीरा दिए थे, उन्हें बता दिए थे, है ना, कि भाई मोबाइल नहीं यूज करना है ना। एक आध 2 घंटा 3 घंटा तो मोबाइल से अलग रह सकते ना, ये तो खैर हम समझ रहे हैं कि ये बीमारी है, हम सब इस बीमारी से ग्रसित है, वी ऑल आर इम्पैक्टेड, है ना, हम सब लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव को कम करना है ना। जैसे कोरोना, तो कोरोना तो भाई सब लोग को हुआ ही, लेकिन अब उसको सरकार ने क्या प्रयास है, वैक्सीनेशन बना करके इसके प्रभाव को कम किया, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया, कि इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो कोरोना का प्रभाव आप पे कम पड़ेगा। तो मोबाइल नामक बीमारी से हम सब प्रभावित है ना, लेकिन अपने आप को इतना करना है कि थोड़ा इससे कम से कम प्रभावित है ना। एनआरआई देखिए किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कोई विदेशी नहीं होता है, अपने ही देश का आदमी सब होता है। ये सब आप लोग कैसे भूल जाते हैं जी, हम लोग के तो मतलब देखिए सब बहुत सारा गीत भी सब पर निकल रहता है, सब एनआरआई सब पर, है ना। हाँ बिल्कुल, तो मोबाइल तो बर्बाद कर दिया, तो बच्चों को, बूढ़ों को भी नहीं चलाना चाहिए जी, बच्चा बूढ़ा युवा सब प्रभावित है इससे। हाँ सब लोग, मतलब आप किसी घर में जाइए, देखिए आजकल थोड़ा ऑब्जर्व करिए, है ना, माँ है तो वो अपना फोन चला रही है, पिताजी वो फोन चला, बच्चा है तो वो फोन चला रहा है, कोई किसी से बतिया नहीं रहा है जी। सब लोग, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, फेसबुक पर कोई जर्मनी में बैठा हुआ मित्र है इनका, आज उससे बातचीत हो रहा है, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, लेकिन बगल में बैठे परिवार के सदस्य से बतियाने का टाइम नहीं है। ये चल रहा है देश में, है ना, और इस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं। एनआरआई देखिए किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है भारत का नागरिक लेकिन इंडिया में नहीं रहता है, उसको कहते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। रेसिडेंट मतलब होता है निवास, जैसे आप ही हैं, अभी आप इंडिया में हैं और आप चल जाइए कल से कमाने विदेश, तो आप क्या हो जाइएगा, एनआरआई हो जाइएगा। एनआरआई का मतलब भी नहीं हुआ कि विदेश से कोई आ रहा है, चाहे विदेशी का संतान, नहीं, भारत का ही आदमी। जैसे अब आप कमाने के लिए दिल्ली जाइएगा तो आप एनआरआई नहीं कहलाइएगा, लेकिन कमाने के लिए आप चल जाइए अमेरिका, दुबई, है ना, कहीं भी आप, ब्रिटेन, कनाडा, तो आप एनआरआई हो जाएंगे, चाहते ही नहीं हो जाएगा। 6 महीना से अधिक, 6 महीना से अधिक, ध्यान रखिएगा, 6 महीना से अधिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पस से किसी विदेशी देश में, किसी बाहरी देश में जाके रहता है तो उसको कहेंगे एनआरआई, उसको कहेंगे नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो कहलाएगा एनआरआई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर 6 महीने से अधिक जाकर के अगर किसी देश में रहता है तो वो हो जाएगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। ठीक है, किसी पर्पस हो, चाहे कमाने गया हो, चाहे पढ़ने गया हो, चाहे पढ़ाने गया हो, चाहे घूमने गया हो, चाहे इलाज कराने गया हो, 6 महीना से अधिक कोई व्यक्ति किसी भी पर्पस से अपना देश छोड़ करके विदेश में जाके रह रहा है तो वो हो जाएगा एनआरआई। अब कोई 2 दिन के लिए जाएगा तो नहीं होगा, कोई 10 दिन के लिए जाएगा तो नहीं जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन है एनआरआई के लिए कि 6 महीना से अधिक यदि आप किसी भी कारण से अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आप हो जाइएगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, तो इस पे तो तमाम तरह के गाने बने हुए हैं, गीत बने हुए हैं, फिर भी आप लोग नहीं इसको रिलेट नहीं करते। गाना तो सब लोग सुने होंगे जी, कोई सोचते नहीं है, कौन सा गाना है, एनआरआई का गाना नहीं सुने हैं आप लोग। एनआरआई से संबंधित जो है वो बना हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका जो गाना है एक भोजपुरी में है ना, लेकिन मैं भोजपुरी वर्जन में नहीं बता सकता हूं, हिंदी वर्जन में बताता हूं, है ना, कि किसके लिए करेंगे हम ये पर्व, हमारे जो डैश डैश हैं वो अरब में
है ना। तो ये अब अरब में है, किसके लिए भाई फेस्टिवल करेंगे, है ना। तो अब ये किसका द्योतक है, ये नरे का द्योतक है। अब अरब में है तो अरब क्या है, विदेश है ना, अरब भारत थोड़ी है। तो भाई अब अरब में रह रहे हैं तो हम किसके लिए पर्व करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि अब वहां तो भाई अब वहां तो पासपोर्ट का मामला दिल्ली थोड़ी ना है कि गए और चल आए, वहां तो पासपोर्ट और वीजा का मामला होता है ना। तो उस तरीके से सीन होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्पस से अगर 6 महीना से ज्यादा जाके विदेश में रहता है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा एनआरआई, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, है ना, जो कि भारत में नहीं रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे, उसी को एनआरआई कहते हैं। और एंग्लो इंडियन की चर्चा आप लोगों ने की, एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, एंग्लो इंडियन कौन है, हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय। ये कौन होता है, तो आंग्ल भारतीय कौन होता है, तो हिंदी ना हो गया है। अच्छा, तो कहाँ का मतलब, कहाँ का। हाँ हाँ, और कोई, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दे रहे हैं आप लोग, इसलिए और भी सुनने का मन कर रहा है, और भी बताइए। देखिए, एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं किसको, तो एंग्लो इंडियन बोलते हैं यूरोपियन के भारतीय संतान, ओनली यूरोपियन, और किसी को नहीं, यूरोपियन। तो यूरोपियन जो है यानी कि यूरोप का जो देश है, तो हम लोग जब गुलाम थे, है ना, ब्रिटेन के, तो आधुनिक काल में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे देखिए कि बहुत से लोगों का आक्रमण हुआ था हमारे देश पे, यानी आए थे बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया, फिर ब्रिटेन आया, फिर फ्रांस आया, फिर डेनिश आया, फिर स्वीडिश आया, ये सब आए थे। तो लगभग यूरोप के देश हमारे देश में आए थे। तो ये सब क्या करता था कि वहां से तो आता था तो अकेले ही, इंडिया में आके ये सब जोड़ा हो जाता था पगला, वहां ये सब शादी के लिए रहता था। ऐसा नहीं कि वहां शादी नहीं हुआ रहता था, अपने देश में तो शादी शुदा रहता ही था, लेकिन यहां आता था तो अकेले ही आता था, परिवार लेके नहीं आता था। यहाँ आके परिवार बना लेता था, माने एगो वहां परिवार, एगो इंडिया में परिवार। इंडिया का लोग भी सब एकदम भाई भाई हमको शादी करना है तो विदेशी से शादी करेंगे, है ना, ज्यादा पैसा वाला है ना, शादी कर लेता था। ये नहीं मालूम कि वो धोखा देगा, है ना। तो पहले वो पूरा अपना एकदम, अब किसी को पुल्हाना होता है तो क्या करता है जी, उसको सपना दिखाता ना, सब कहता था यहाँ के भारतीय महिलाओं को, लड़कियों को क्या कहता था, फ्रांस ले चलेंगे, आईफिल टावर घुमाएंगे, है ना, फ्रांस का आईफिल टावर पेरिस में है ना, कि भाई यूरोप घुमाएंगे, है ना, यूरोप हमेशा ठंडा प्रदेश, एकदम मौसम बहुत अच्छा होता है यूरोप का, है ना, संपन्न देश भी है। तो सब अपना लोक लुभावन वादा करता था। कैसे नेताजी लोग चुनाव में वादा करते हैं कि चुनाव के बाद 2 करोड़ रोजगार, है ना, इतना रोजगार ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, करते हैं ना, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये सबको भी शादी करने के लिए पहले अपना लोक लुभावन वादा करता था, शादी हो जाता था, शादी होने के बाद बच्चा होता था, उसके बाद चुपके से ही सब फिर अपना देश भाग जाता था, ना बच्चा को ले गया ना उसकी मां को ले गया। तो यहां भारत में विवाह करता था, संतान पैदा करता था, और उसके बाद अपने भाग जाता था अपना देश। तो अभी लोग तो अनाथ हो गया ना। तो ये सब कौन थे, ये सब यूरोपियंस थे, यूरोपियन ही सब काम करते थे। तो और जब देश स्वतंत्र हुआ तो देखा गया कि ऐसे बहुत से लोग बहुतायत मात्रा में हैं जिनकी मां तो यहां की है लेकिन बाप विदेशी है। अब विदेशी कहां, यूरोप के किसी देश का है, ठीक है, और ये लोग को छोड़ के भाग गया है। तो ऐसा लोग देश में अनाथ जैसा हो गया था। तो इसलिए इनको संविधान जब बना तो कहा गया कि लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाए, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ता तो जीतता नहीं, क्योंकि संख्या तो लोग का कम है ना था। तो इसलिए कहा गया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे
हर राज्यों के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये कहा गया। और ये कह करके क्या किया गया, तो इस व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया गया। लेकिन आप देखिएगा तो ये सिस्टम जो है सो जब ये हुआ, अब ये 2020 में इसको खत्म कर दिया गया, मोदी जी ने इसको खत्म कर दिया। अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म है देश में, ध्यान रखिएगा 2020 में खत्म हुआ है। और ये खत्म हुआ है 104वां संविधान संशोधन से, 104 नहीं 105वां से, है ना। ये संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। मतलब अब एंग्लो इंडियन कोई भी नहीं है देश में। कैसे नहीं है, तो देखिए आजादी के समय में ये हुआ था, है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंसी, ठीक है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंसी ये हुआ था। तो आजादी के बाद अब क्या था कि ये लोग थे, तो अब तो वो लोग तो अब युवा हुए होंगे ना, तो युवा होकर अब वो भी शादी विवाह किए होंगे। तो वो लड़का जो युवा हुआ गया, लड़की जो युवा हुई होगी, वो तो भारत के ना है, तो अब शादी तो भारत में की, तो भारत के ही लड़का या लड़की से शादी हुआ उसका। तो अब जब उसका बच्चा हुआ तो उसके माँ बाप दोनों इंडियन, है ना। उसके बाप का बाप ना विदेशी था, लेकिन अब तो सब इंडियन हो गया। तो अब एंग्लो इंडियन कोई बचा ही नहीं देश में, तो नहीं बचा, इसलिए एंग्लो इंडियन के कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया। और अब लोकसभा में या राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है और नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खत्म कर दिया गया। ओके, तो इस चीज को जैसे यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, यूरोपियन के भारतीय संतान, यूरोपियन के भारतीय संतान को हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। और अब एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने का जो प्रोसेस था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। हाँ हाँ, नहीं एनआरआई में नहीं आएंगे। हाँ, तो और भी होता है, ऐसा थोड़ी कि ये दुगो आप सुने तो ये दुगो होता है, और होता है, उसका नाम है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, समझ में आया। एक और होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्यों व्यवस्था होगी इनके लिए, आप दूसरे देश के नागरिक हो गए तो क्या व्यवस्था हम आपको देंगे। हाँ, तो आइए घूम के जाइए। हाँ, तो नागरिक तो इसके लिए प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तमाम अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग प्रोविजन के तहत है ना, अलग अलग प्रोविजंस है भारत के नागरिक बनने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी भारत का नागरिक है, अब भारत का नागरिकता छोड़ करके दूसरा देश का नागरिकता ले लिया, या उसके पूर्वज ले चुके हैं, है ना, तो ऐसे आदमी को कहते हैं PIO, उसके लिए वो कार्ड बनता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी कि जो उसके बाप दादा दादी, है ना, कोई था जो भारत का था और उछल गया। जैसे इससे बहुत बार हुआ, जैसे कि अब जब देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले बहुत से लोग थे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, कि क्या हुआ था कि बहुत से लोग जाके विदेशों में आंदोलन करते थे, या बहुत बार ऐसा हुआ कि भारत के लोग को अंग्रेज सब जाके अंग्रेज सब एक कंपनी बनाया था, उसका नाम था वर्जीनिया कंपनी, उसमें दासों का व्यापार होता था। तो भारत के आदमी को अफ्रीका के आदमी को बेच दिया जाता था, तो ले जाके बेच देता था, तो बेच दिया तो दूसरा देश में चल गया, अब जो जहां गया वहीं का होकर रह गया, अब वो भारत आया नहीं, लेकिन उसको पता है कि हमारे पूर्वज भारत के थे, है ना। तो अब क्या है कि वहां पे जो उसके जो पुत्र हैं या जो पुत्री है, अगर उसको मन करे तो भारत आ सकता है, घूम सकता है, घूमने आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चाहे कि अब भारत में आके जमीन खरीद दे, घर बना ले, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। फिर इसके लिए उसको भारत का नागरिकता लेना पड़ेगा, और भारत का नागरिकता लेने के अपने अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, जिसको आगे बताएंगे कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भाग 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता का चर्चा है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। अब देखिए नागरिक और गैर नागरिक में पहचान कैसे होगा। भारत में तो हर तरह के नागरिक हैं, हमारे देश के, मतलब हम लोग तो हैं ही, साथ में विदेशी लोग भी हैं, और हम लोग भी अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो हम लोग वहां के मतलब नागरिक नहीं होते, हम लोग तो वहां घूमने या कमाने के लिए गए हैं और वहां के भी नागरिक हैं। तो क्या होता है, कुछ अधिकार केवल कोई देश अपने नागरिकों को ही देता है, और कुछ अधिकार अपने नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी देता है। तो जो नागरिक होता है, मान लीजिए, तो नागरिक 2 तरह का होता है जी, एक होता है देशी
और एक होता है विदेशी। अब जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हम लोग भारत के देशी नागरिक हैं क्योंकि हमारी नागरिकता है भारत का। लेकिन बहुत से लोग होंगे जो विदेशी है ना, जो भारत में रह रहे हैं, कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, या चाहे बाहर के देशों के जो राजदूत इंडिया में रहते हैं, ये सब क्या है, विदेशी नागरिक है। तो ये लोग इंडिया में रह रहा है, तो ये लोग जो इंडिया में रह रहा है तो इसलिए इनको अलग अलग सुविधाएं और चीजें जो है सो इनको दी जाती हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो देशी नागरिक है वो अपना देश का होता है, ठीक है, और विदेशी कि बाहरी देश के रहने वाले लोग, है ना। तो जैसे पाकिस्तान का भी बहुत सा लोग हम लोग के देश में रहता है, तो कमाने के लिए या जो भी चीज करने के लिए, घूमने के लिए आया है। अमेरिका के भी बहुत सा लोग, और हमारे लोग भी वहां जाते हैं घूमने के लिए, कमाने के लिए, जो भी चीज करने के लिए। तो जो जिस देश का नागरिक है उसको वहां देशी नागरिक कहते हैं, जो बाहरी देश का नागरिक है उस देश में रह रहा है तो उसको विदेशी नागरिक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल देशी नागरिकों, यानी कि केवल हम ही लोग को भारत में मिला हुआ है, हमारे देश में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिला है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को ही मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है भारत में, ठीक है। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जैसे कि हम लोग को तो मिले ही हैं, साथ साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है, यानी विदेशी नागरिकों को भी मिला हुआ है। तो भारतीय नागरिक में आप देखिए कि क्या होता है। तो जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल हम भारतीयों को ही मिलता है। 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट का चर्चा है, तो उसमें से 15, 16, 19, 29, 30 केवल हम ही लोग को मिलता है, यानी केवल भारत के नागरिक को मिलेगा। अब बाकी सब भारत के नागरिक को तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मतलब विदेशियों को भी मिलेगा, ठीक है। मतलब 12 से 35 तक लेकर के सब मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार में से 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारत के नागरिकों को, अब बाकी जो बच गया वो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलता है। बताया समझ में? विदेशी नागरिक में भी दो तरह का नागरिक होता है, एक विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु। अब जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से हम लोग का संबंध खराब चल रहा है ना जी, झगड़ा चलता रहता है, तो क्या है, विदेशी शत्रु है, तो हो सकता है इसको कम अधिकार मिलेगा। अब विदेशी में जैसे कि रसिया हमारा मित्र है, अमेरिका से भी अभी हमारा संबंध ठीक चल रहा है, ब्रिटेन से भी हमारा संबंध ठीक रहता, क्या विदेशी मित्र हो गया। तो विदेशी मित्र देश का अगर कोई नागरिक होगा उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा, अब विदेशी शत्रु देश का कोई नागरिक है तो उसको कम अधिकार मिलेगा। बताया समझ में? ठीक है। अब देखिए कि जो नागरिकता के संबंध में जो प्रोविजंस हैं संविधान के अंदर में, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें ये क्या क्या हमें चीजें देता है उसको हमें समझना है कि क्या क्या चीजें ग्रांट करता है। तो आप देखिएगा 5 से 11 तक आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये क्या बताता है? तो 5, 6, 7 और 8 बताता है हाउ टू अचीव इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में बताता है, ठीक है, कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी ये 5, 6, 7 और 8 से पता चलता है, ठीक है। और एक है 9 और 10। 9, 10 से क्या पता चलता है कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी, कैसे प्राप्त होगी ये पता चलता है 5, 6, 7, 8 से, और कैसे समाप्त हो जाएगा ये पता चलता है 9 और 10 से, ठीक है। और 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। मतलब नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बनाना होगा तो भारत की संसद बनाएगी, ये नहीं कि बिहार में बन जाएगा, बिहार के संसद विधानमंडल में बन जाएगा या उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बन जाएगा, नहीं। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। ओनली पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है। ये केवल संसद के पास पावर है कि संसद ये कर सकता है। क्लियर है? तो अब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्या कहता है? ये तो कह रहा है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, तो इसमें लिखेंगे आर्टिकल 5,
आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। सिटीजनशिप इनिशियल इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। सिटीजनशिप इनिशियली इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना, कि संविधान जब प्रारंभ होगा तो उसके प्रारंभ में नागरिकता क्या होगी, कैसे होगी, इसके बारे में। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में। तो देखिए संविधान कब लागू हुआ था जी? अब बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26-24 में अंतर नहीं है। तो यहां पर देखिए 26/1950 को संविधान लागू हुआ, तो इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान लागू हुआ 26/1950 को, तो इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि कोई भारत में रह रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उसको भारत का नागरिक कहेंगे। क्यों? क्या है? भारत का नागरिक है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से अगर कोई रह रहा है इंडिया में तो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से रह रहा है तो, ठीक है। यानी कि अगर संविधान 26/1950 को लागू हुआ तो 1945 से यदि कोई भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। बहुत से लोग थे जो विदेशी लोग थे जो भारत में आके रह गए, फिर भारत से बाहर नहीं गए, तो इसी के तहत उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। क्यों? तो संविधान लागू होने के बहुत दिन पहले से भारत में रह रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि कोई भारत में रह रहा है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान लागू हुआ उसके प्रारंभ में जो नागरिकता की बात की गई वो इस प्रकार से बात की गई। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान, नहीं कि कोई आ जाएगा तो। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, है ना। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। नहीं, पाकिस्तान से यदि कोई भारत आया है तो वैसे लोगों की जो नागरिकता है उसके संबंध में बात किया जाए। अब देखिए क्या है, जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत से लोग चल गया पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, है ना। नया नया देश बना था, नया नया चीज किसी को बढ़िया लगता है कि भाई नया देश है तो चलते हैं देखते हैं वहां क्या होगा, तो सब चल गया पाकिस्तान। कुछ लोग जब गया 2-3 महीना रहा कि नहीं, पर नया देश का स्वाद समझ में आ गया कि कितना खट्टा है। सोच के गए थे कि बढ़िया होगा, लेकिन वो क्या हो गया? खराब हो गया। तो अब जितना लोग जो मतलब पाकिस्तान में था, अब वो लोग क्या सोचा कि अब हमको कहां जाना है? हमको हिंदुस्तान जाना है, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, है ना। तो पाकिस्तान के जो लोग थे वो हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान आने लगे। तो हमने सोचा कि वो तो अपना ही लोग है ना, क्योंकि बंटवारा करके गया है। तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो बोला कि हमको भारत में रहना है, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। तो सब भारत आ गया। ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता भारत सरकार ने दे दिया। ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें एक डेट फिक्स है, 19 जुलाई 1948। इसको कहते हैं परमिट डेट, परमिट डेट या परमिट लाइन, है ना। ये डेट फिक्स किया गया, परमिट डेट या परमिट लाइन। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आएगा उसको पहले 6 महीना भारत में रहना होगा। 6 महीना भारत में रहेगा,
भारत सरकार उसकी एक्टिविटी देखेगी कि उसका एक्टिविटी कैसा है, अगर बढ़िया रहा तो उसको भारत का नागरिकता देंगे, नहीं तो उसको भारत का नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, तो ये 19 जुलाई 1948 के बाद लागू किया गया। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। इसके बाद आर्टिकल 7, तो 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत है लोगों की नागरिकता। ठीक है, और आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता। ठीक है, 6 था कि पाकिस्तान से भारत आए, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान में जिनका घर पड़ा था या जमीन पड़ा था, वो लोग सोचा कि नहीं हमको पाकिस्तान में, हमको इंडिया में रहना है, तो 6 वो पाकिस्तान वाले लोग इंडिया आ गया। और 7 करा है भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता। ये क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ तो ये हो गया कि इधर हो गया भारत, इधर हो गया पाकिस्तान। तो बहुत सा भारतों का आदमी को लगा ना कि हम चलते हैं पाकिस्तान में रहेंगे, तो चल गया पाकिस्तान। एक तो है कि ऑलरेडी उसका जमीन घर द्वार पाकिस्तान में पड़ा, तो जिसका घर जमीन द्वार पाकिस्तान में पड़ा वो आ गया भारत, तो पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, वो आर्टिकल 6 है। आ 7 कर भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता। बहुत सा लोग हुआ जो चल गया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जब गया तो उसको लगा कि गलती हो गया, गलत जगह पे आ गए, मेरे लिए भारत ठीक है, जहां पे हम थे वही ठीक है, तो लोग फिर वापस आए। तो भारत से पाकिस्तान जाके अब फिर भारत आने वाले लोगों के लिए आर्टिकल 7 है कि भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता। आज 6 है जो पाकिस्तान में था और भारत आया, उसके लिए 6 है पाकिस्तान से भारत लोगों की नागरिकता। तो समझ में आ रहा है दोनों आर्टिकल में अंतर कि क्या है नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यह है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो इसके तहत क्या कर दिया गया कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता को प्रोवाइड करा दिया गया कि भाई आपको भारत की नागरिकता हम दे रहे हैं, तो हमने नागरिकता उनको ग्रांट कर दी। ठीक है, तो जो पाकिस्तान से भारत आया उसको भी, आज जो भारत से पाकिस्तान गया उसको भी, दोनों को नागरिकता हमने ग्रांट कर दिया। समझ में आया बात? 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8, तो आर्टिकल 8 कहता है, लिख लेंगे, बच्चों की नागरिकता, बच्चों की नागरिकता। अब यहां बच्चों की नागरिकता से क्या तात्पर्य है जी? बच्चों की नागरिकता का मतलब समझ रहे हैं? बच्चों की नागरिकता से यहां मतलब यह है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो बहुत से लोग थे जो विदेश में जाके रहे, तो विदेश में वो रह गए और उनका वहीं पर बच्चा उच्चा हो गया और लोग वहीं के नागरिक हो गए। तो बच्चा जब युवा होगा उसको लगेगा कि यार हमारा देश तो भारत था, है ना, हमारे पिताजी यहां आके रह गए थे, लेकिन उसको लगे कि नहीं हमारा पिताजी का जो देश था हम वहीं जाके रहेंगे, हमारे दादाजी का जो देश था हम वहीं जाके रहेंगे, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगा? तो भारत सरकार को बताएगा कि मेरे पिताजी जो थे या मेरे दादाजी वो भारत के थे, लेकिन आजादी से पहले इस कारणवश वो इस देश में आ गए थे, लेकिन हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो वो जब भारत की नागरिकता के लिए अपील कर देगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी। उसी को कहते हैं बच्चों की नागरिकता, यानी जिनके माता पिता दादा दादी परदादा दादी कोई भी जो विदेश में रह गया चल गया और उसके बच्चा को अब लग रहा है कि नहीं मेरे दादा दादी या मेरे परदादा कोई भारत के थे, हमको नागरिकता भारत का चाहिए, तो वो उसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 5, 6, 7 और 8 ये चारों में देखिए क्या बताया गया है, ये चारों में बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। जो स्टार्टिंग में बताया आपको कि 5, 6, 7, 8 बताता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, और 9 और 10 बताता है कि नागरिकता कैसे समाप्त होगा, और 11 कहता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या बोलिए? ऐसा कोई भी बात जो आपको नहीं समझ में आया? सब आया ना समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।